प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विक्रमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में अध्ययन करेंगे। 1774 से 1783 ईस्वी के बीच विभिन्न घटनाओं ने रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को स्पष्ट कर दिया था। मद्रास व बम्बई की प्रेसिडेंसियों पर बंगाल सरकार का पर्याप्त नियंत्रण न होने के कारण कंपनी को अनावश्यक युद्धों में उलझना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित दोषों को 1781 ईस्वी के एक अधिनियम द्वारा दूर कर दिया गया, किंतु प्रशासन संबंधी दोष अभी भी विद्यमान थे। 1781-82 में इंग्लैंड की संसद ने वारेन हेस्टिंग्स को वापस बुलाना चाहा, किंतु कंपनी के हिस्सेदारों की सभा ने इसका सफलतापूर्वक विरोध किया। इससे कंपनी पर संसद का अपर्याप्त नियंत्रण भी स्पष्ट हो गया। अतः रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई। इस संबंध में डुंडास का भारत बिल तथा फॉक्स का ईस्ट इंडिया बिल अस्वीकृत हो चुके थे। अतः प्रधानमंत्री यंग पिट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया जो 1784 में पारित कर दिया गया। यह अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के भारत में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। नंबर 1, कंपनी शासन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए इंग्लैंड में 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड गठित किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इस बोर्ड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा वित्त मंत्री के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य रखे गए, जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश ताज द्वारा होती थी। सदस्यों के वेतन आदि का खर्चा भारत के राजस्व से वसूल करने का निर्णय लिया गया। नंबर 2, संचालकों द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावित आदेश तथा अन्य पत्र भारत भेजने से पूर्व बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। बोर्ड किसी भी आदेश या पत्र के प्रारूप में संशोधन कर सकता था अथवा उस प्रारूप के स्थान पर नया प्रारूप तैयार कर सकता था। संचालकों द्वारा प्रस्तावित आदेश या पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकार भी किए जा सकते थे। बोर्ड को संचालकों की अनुमति के बिना भी आदेश या पत्र भेजने का अधिकार था। नंबर 3, संचालकों में से 3 सदस्यों की गुप्त समिति गठित की गई, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा गुप्त मामले प्रेषित किए जाते थे जो अन्य संचालकों को नहीं बताए जाते थे। नंबर 4, भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य की संख्या 3 कर दी गई, जिनमें एक भारत में ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति होता था। गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया। अब गवर्नर जनरल केवल एक सदस्य को अपने पक्ष में कर जैसा चाहे कर सकता था। नंबर 5, गवर्नर जनरल की काउंसिल के समान ही बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों के लिए भी 3 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई। मद्रास तथा बम्बई की सरकारों द्वारा पूर्ण रूप से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। यदि इन्हें कोई आदेश सीधे संचालकों से प्राप्त हों जो बंगाल सरकार के आदेशों के विपरीत हों, तब भी वे आदेश पहले बंगाल सरकार को भेजने होंगे तथा फिर बंगाल सरकार के आदेशानुसार ही कार्य करना होगा। नंबर 6, गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की नियुक्ति संचालक करते थे, किंतु उन्हें वापस बुलाने का अधिकार ब्रिटिश ताज को सौंपा गया। गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए संचालकों को ताज की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक था। नंबर 7, प्रथम बार कंपनी के भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजी राज्य के प्रदेश कहा गया। गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बिना अनुमति के अथवा कम से कम गुप्त समिति की पूर्व अनुमति के भारत में किसी शक्ति के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं कर सकेगी। इस एक्ट में यह घोषणा की गई कि भारत में राज्य विस्तार और
विजय की योजनाओं को चलाना ब्रिटिश राष्ट्र की नीति, मान और इच्छा के विरुद्ध है। नंबर 8, बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियाँ पूर्णतया गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल के अधीन होगी। बंगाल तथा इंग्लैंड के अधिकारियों की आज्ञाओं का उल्लंघन करने पर प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को निलंबित किया जा सकता था। पिट्स इंडिया एक्ट का महत्व। यद्यपि इस एक्ट ने कंपनी के मूलभूत संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया था, फिर भी इस एक्ट का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य का अंग माना गया और उन पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। गुप्त समिति का गठन करके कंपनी के कार्यों में कार्यकुशलता उत्पन्न की गई। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का बम्बई व मद्रास सरकारों पर नियंत्रण निश्चित एवं वास्तविक बन गया तथा कंपनी के समस्त सैनिक व असैनिक मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद का जो अनिश्चित नियंत्रण स्थापित किया गया था उसे अब वास्तविक बना दिया गया। इस एक्ट द्वारा कंपनी की विदेश नीति को भी एक नई दिशा दी गई। अब कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। राजनीतिक व शासन संबंधी कार्यों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई तथा व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण संचालकों पर छोड़ दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों में से एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा दूसरा वित्त मंत्री होता था। अतः बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वास्तविक कार्य सरकार के इन दो सदस्यों द्वारा ही किया जाता था। अन्य 4 सदस्यीय बोर्ड के कार्यों में बहुत ही कम रुचि लेते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल संचालकों द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी को वापस बुला सकता था। इसका परिणाम यह निकला कि संचालक अब ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करते थे जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं चाहता था। अतः स्वाभाविक ही था कि भारत के गवर्नर जनरल संचालकों के आदेशों की अपेक्षा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आदेशों को अधिक महत्व देते थे। इस प्रकार कंपनी की नीतियों का संचालन पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। अल्बर्ट ने ठीक ही लिखा है कि पिट ने कंपनी के संविधान में भारी परिवर्तन किए बिना ही भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकार का नियंत्रण स्थापित कर दिया। इस एक्ट द्वारा लंदन में जो दोहरी सरकार स्थापित की गई उसमें अनेक दोष थे। कंपनी पर शासन का दायित्व 2 संस्थाओं संचालक मंडल तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर छोड़ दिया गया, जिससे अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई। क्योंकि इन दोनों संस्थाओं की शक्तियों को अनिश्चित छोड़ दिया गया था, अतः किसी मामले में किसी की जिम्मेदारी निश्चित करना कठिन था। फलस्वरूप इससे गैर जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न हो गई। इस एक्ट में सबसे बड़ा दोष यह था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक व सैनिक मामलों में नीति निर्धारित करता था, किंतु उन्हें लागू करने का दायित्व संचालकों पर छोड़ दिया जाता था। अतः जिन निर्णयों को संचालक नहीं चाहते थे उन्हें लागू करने में अनेक बहाने बनाकर अनावश्यक देरी कर देते थे। ये दोहरी प्रणाली 1858 में समाप्त की गई। इस अधिनियम के बनाने वालों के सामने अनेक कठिनाइयां थी। एक तरफ कंपनी कम से कम अधिकार ब्रिटिश सरकार को सौंपना चाहती थी, तो दूसरी ओर ब्रिटिश संसद भारतीय शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। इसलिए पिट ने दोहरा नियंत्रण स्थापित करके इस समस्या का समाधान किया तथा अनेक विरोधी हितों से तालमेल बैठाने का प्रयत्न किया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।